मंगोलिया के वो जो विशाल खाली पठार है ना, कहते हैं कि वहां की हवा में आज भी एक अजीब सी खामोशी है, एक ऐसी ठंडक जो सिर्फ मौसम की नहीं है। आज से 800 साल पहले इन्हीं पठारों से एक ऐसा तूफान उठा था जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। वो तूफान एक इंसान था, तेमुजिन, जिसे हम और आप चंगेज खान के नाम से जानते हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ही इंसान की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर है एक ऐसे शैतान की जिसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त दुनिया की आबादी का 11%। और दूसरी तस्वीर है एक ऐसे जीनियस की जिसने आज की हमारी इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया की नींव रखी। तो आज हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि उसने क्या किया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसने ये सब कैसे किया। क्या वो सिर्फ एक पागल हत्यारा था या उसकी क्रूरता के पीछे भी कोई ठंडी सोची समझी रणनीति थी। हमारा मकसद है उस इंसान के दिमाग के अंदर झांकना जिसने डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत उसकी सबसे बड़ी ताकत से करते हैं, जो उसकी तलवारें या घोड़े नहीं थे बल्कि उसका दिमाग। हाँ बिल्कुल, उसका दिमाग। चंगेज खान मनोवैज्ञानिक युद्ध का शायद इतिहास में सबसे बड़ा माहिर था। मतलब वो लड़ाई मैदान में लड़ने से पहले ही दुश्मन के दिमाग में जीत लेता था। लेकिन कैसे? हमारे स्रोतों में एक मानव ढाल या ह्यूमन शील्ड तकनीक का जिक्र बार बार आता है। ये सुनने में जितना भयानक लगता है, क्या ये उतना ही असरदार था? उससे भी कहीं ज्यादा। सोचिए, मंगोल सेना किसी शहर को घेरती है। वो शहर के बाहर पकड़े गए हजारों कैदियों और गुलामों को मारती नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी सेना की पहली लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देती है। अच्छा। अब शहर की दीवारों पर खड़े तीरंदाजों के सामने एक भयानक दुविधा है। जीतने के लिए उन्हें तीर चलाने हैं, लेकिन उनके तीरों के सामने कोई मंगोल सैनिक नहीं, बल्कि उनके अपने ही देश के लोग हैं, उनके भाई, उनके बेटे, उनके पड़ोसी। ये तो किसी भी सेना का मनोबल तोड़कर रख देगा। आप अपने ही लोगों को कैसे मार सकते हैं? ये शारीरिक हमले से ज्यादा एक मानसिक हमला है। बिल्कुल, और यही उसका मकसद था। साल 1209 में तंगुत साम्राज्य पर हुए हमले में यही हुआ था। चंगेज ने 30,000 गुलामों को आगे कर दिया। 30,000? हाँ, 30,000। और नतीजा, मंगोल सेना को एक खरूच नहीं आई और तंगुत साम्राज्य घुटनों पर आ गया। वो दुश्मन को अपने ही हाथों से अपने लोगों का कत्ल करवाता था। इस तरह की जीत के बाद कोई सेना दोबारा लड़ने की हिम्मत कैसे जुटा सकती है? और जब लड़ाई खत्म हो जाती थी तब असल खौफ शुरू होता था। जीत का जश्न मनाने का उसका तरीका, वो शायद उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, वो महलों में दावतें नहीं करता था, वो खोपड़ियों के पिरामिड बनवाता था। जब कोई शहर लड़ाई के बाद समर्पण करता तो वहां के हर जिंदा जीव को मारने का हुक्म दिया जाता था। इंसान, जानवर, कुत्ते, बिल्लियां, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन क्यों? इसका क्या तुक था? क्या ये सिर्फ वैशीपन था या इसके पीछे भी कोई सोच थी? इसके पीछे एक बहुत क्रूर और सीधी सोच थी। नो सर्वाइवर्स, नो रिबेलियन। अगर कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो भविष्य में बगावत कौन करेगा? सही बात है। वो समस्या को जड़ से ही मिटा देता था। इतिहासकार जुबैनी ने लिखा है कि मंगोल सेना के पीछे सिर्फ राख और हड्डियों के ढेर बचते थे, और सबसे अजीब बात यह है कि वो इन्हीं हड्डियों के ढेरों के बीच बैठकर अपनी रानियों के साथ जश्न मनाता था। तो एक तरफ वो पूरी की पूरी आबादी को दुनिया के नक्शे से मिटा रहा था, लेकिन हमारे स्रोत एक और अजीब बात बताते हैं कि इसी वक्त वो अपनी नस्ल को पूरी दुनिया में फैला भी रहा था। ये विरोधाभास समझ नहीं आया। और यही चंगेज खान की पहेली का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक उसने 500 से ज्यादा शादियां की। 500 से ज्यादा? हाँ, हर जीते हुए राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी को वो अपने हरम में शामिल कर लेता था, और इसका नतीजा आज भी हमारे डीएनए में मौजूद है। आप उस मशहूर जेनेटिक स्टडी की बात कर रहे हैं? वो आंकड़ा तो दिमाग हिला देने वाला है। हाँ, आज की तारीख में दुनिया में 1,60,00,000 पुरुष ऐसे हैं जिनका वाई क्रोमोसोम सीधा चंगेज खान से जुड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो आज हर 200 में से एक आदमी उसका सीधा वंशज है। 1 मिनट, हर 200 में से एक आदमी? ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। क्या ये रिसर्च भरोसेमंद है? मतलब क्या इसका कोई ठोस जेनेटिक सबूत है? हाँ, ये स्टडी काफी मजबूत जेनेटिक सबूतों पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने एशिया के बड़े हिस्से से डीएनए सैंपल लिए और पाया कि एक खास वाई क्रोमोसोम पैटर्न एक बड़े इलाके में असामान्य रूप से फैला हुआ है।
और ये सारा फैलाव ठीक उसी रास्ते पर है जिस पर मंगोल साम्राज्य फैला था। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो एक तरफ वो मौत बांट रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी आनुवांशिक विरासत को हमेशा के लिए अमर बना रहा था। उसकी क्रूरता की हद तब और बढ़ जाती थी जब बात उसके अपने परिवार पर आती थी। निशापुर का किस्सा तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। साल 1221, निशापुर शहर आज के ईरान में। उस दौर में वो सिल्क रूट का एक बड़ा, क्या कहते हैं, कल्चरल हब था, ज्ञान और कला का केंद्र। लड़ाई के दौरान एक तीर लगने से चंगेज के प्यारे दामाद तोकुचर की मौत हो गई। और जब ये खबर उसकी बेटी तक पहुंची, वो गम और गुस्से से भर गई। उसने अपने पिता से ऐसा बदला मांगा जो दुनिया ने कभी ना देखा हो। और चंगेज ने अपनी बेटी के आंसुओं का जवाब एक ऐसे हुक्म से दिया जो आज भी इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। उसका आदेश था, निशापुर में एक भी चीज जिंदा न छोड़ी जाए, यहां तक कि जमीन को जोत दिया जाए ताकि वहां दोबारा घास भी ना उग सके। और उस हुक्म का पालन किया गया। 10 दिनों के अंदर 17 लाख लोगों को, पुरुषों, औरतों, बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। कहते हैं कि उसकी बेटी खुद वहां मौजूद थी और अपनी आंखों से उस शहर को मिटते हुए देख रही थी। ये बदला नहीं था, ये प्रलय थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर वो इतना ही बर्बर था और सिर्फ तबाही मचाना चाहता था, तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया कैसे? सिर्फ कत्लेआम करके तो आप एक व्यवस्था नहीं बना सकते। सही बात है। निशापुर जैसे शहर तो उसने तबाह कर दिए। क्या उन शहरों का कोई और अंजाम भी होता था जो लड़ने की बजाय समर्पण कर देते थे? बिल्कुल। और यहीं हमें चंगेज एक रणनीतिकार के तौर पर नजर आता है। जो शहर बिना लड़े दरवाजे खोल देते थे, उन्हें लूटा तो जाता था, लेकिन वहां के कारीगरों, इंजीनियरों और व्यापारियों को मारा नहीं जाता था। अच्छा। हाँ, उन्हें मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता था। चंगेज जानता था कि एक साम्राज्य चलाने के लिए सिर्फ घोड़े और तलवारें काफी नहीं है, हुनरमंद लोग भी चाहिए। और इसी सोच ने पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल शांति को जन्म दिया। ये शब्द उसकी क्रूरता के साथ जोड़ना बड़ा अजीब लगता है। अजीब जरूर है, पर सच है। उसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि उसके साम्राज्य में अंदरूनी लड़ाइयां और चोरियां लगभग खत्म हो गई। यूरोप से लेकर चीन तक हजारों किलोमीटर का सिल्क रूट व्यापारियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो गया। कमाल है। इसे ऐसे समझिए, ये 13वीं सदी का अमेज़न प्राइम था। आप पुर्तगाल से एक पैकेट भेजते और वो लगभग बिना किसी खतरे के कोरिया पहुंच जाता। ये उस दौर के लिए एक क्रांति थी और इस क्रांति की कीमत लाखों इंसानी जानें थी। और इसी सुरक्षित रास्ते से सिर्फ सामान नहीं बल्कि आइडियाज भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। हाँ, चीन की वो टेक्निक्स जिन्होंने यूरोप का भविष्य बदल दिया, जैसे कागज, प्रिंटिंग प्रेस, कंपास और बारूद, वो सब मंगोलों के बनाए इसी रास्ते से पश्चिम तक पहुंची। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उसने एक और कमाल की चीज बनाई थी, दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय डाक सिस्टम, जिसे याम कहते थे। याम? मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये सिर्फ एक डाक व्यवस्था नहीं थी, ये उसके साम्राज्य की नसें थीं। ये काम कैसे करता था? उसने पूरे साम्राज्य में हर 30-40 किलोमीटर पर रिले स्टेशन बनवाए थे, जहां ताजे घोड़े और संदेशवाहक तैयार रहते थे। एक शाही संदेशवाहक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पूरी रफ्तार से घोड़ा दौड़ाता और वहां अगला सवार ताजे घोड़े के साथ तैयार मिलता। इस तरह संदेश, खुफिया जानकारी और शाही फरमान दिन रात बिना रुके सफर करते थे। तो इसका नतीजा क्या होता था? नतीजा, एक खत हजारों किलोमीटर दूर कुछ ही दिनों में पहुंच जाता था, जो उस जमाने में अकल्पनीय था। तो वो एक हाथ से दुनिया को काट रहा था और दूसरे हाथ से उसे जोड़ भी रहा था। ये आदमी सच में एक पहेली है। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। इतने बड़े साम्राज्य को बनाने वाले का अंत कैसे हुआ? साल 1227 में 65 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। लेकिन कैसे, ये आज भी एक राज है। 2 थ्योरी सबसे मजबूत है। पहली, जो मंगोलों का आधिकारिक इतिहास है, वो कहती है कि शिकार के दौरान वो घोड़े से गिर गया था और अंदरूनी चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। और दूसरी, जो लोक कथाओं में ज्यादा मशहूर है, वो तो ज्यादा नाटकीय लगती है। दी राजकुमारी ने उसकी हत्या की थी। जब उसे चंगेज के तंबू में लाया गया तो उसने अपने कपड़ों में एक छोटा खंजर छुपा रखा था और मौका मिलते ही उसने हमला कर दिया, जिससे खान की मौत हो गई। सच जो भी हो, उसकी मौत ने एक और खूनी खेल को जन्म दिया। मरने से पहले उसने एक आखिरी और सबसे भयानक हुक्म दिया था। उसने कहा, मेरी कब्र कहाँ है ये दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस आदेश के पीछे क्या था, ये कहना मुश्किल है। शायद उसे डर था कि दुश्मन उसकी कब्र को नुकसान पहुंचाएंगे, या शायद ये उसकी आखिरी पहेली थी। और इस हुक्म को पूरा करने के लिए
जो किया गया वो उसकी जिंदगी से भी ज्यादा क्रूर था। बिल्कुल। उसके शव को एक मौत के जुलूस में मंगोलिया वापस ले जाया गया। 2000 सबसे वफादार सैनिक उसके ताबूत के साथ चल रहे थे और आदेश साफ था, इस सफर में रास्ते में जो भी मिले उसे मार दो। कोई इंसान, कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। बाप रे। एक अनुमान है कि इस आखिरी सफर में करीब 20,000 बेगुनाह लोग मारे गए। ये तो पागलपन है। मतलब अपनी कब्र को छिपाने के लिए 20,000 और लोगों की जान ले ली गई, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हाँ, कब्र की जगह पर पहुंचने के बाद 2000 गुलामों ने एक विशाल मकबरा खोदा। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, मंगोल सैनिकों ने उन सभी 2000 गुलामों के सिर काट दिए ताकि कब्र का राज उन्हीं के साथ दफन हो जाए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन 800 सैनिकों ने उन गुलामों को मारा था, जब वो वापस राजधानी पहुंचे तो उनके सम्मान में एक बड़ी दावत रखी गई, और उसी दावत के बीच एक दूसरी टुकड़ी ने उन 800 सैनिकों को भी मार डाला। मतलब गवाह और फिर गवाहों के गवाह, हाँ। सबको मिटा दिया गया। सबको। इस तरह की गोपनीयता ये सिर्फ पैरानोया थी या कोई गहरी सोच? शायद वो जानता था कि उसने कितने दुश्मन बनाए हैं, या शायद वो अपनी मौत के बाद भी अपनी ताकत का एक मिथक बनाना चाहता था। हो सकता है, लेकिन कब्र को छिपाने का सबसे हैरान करने वाला तरीका तो अभी बाकी था। चीनी दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने एक पूरी नदी का बहाव मोड़ दिया, सूखी जमीन पर कब्र खोदी और फिर नदी को वापस उसके पुराने रास्ते पर छोड़ दिया। क्या मतलब आज चंगेज खान की कब्र के ऊपर एक पूरी नदी बहती है? हाँ, और उस नदी के नीचे सिर्फ उसकी हड्डियां नहीं हैं, 72 मुल्कों से लूटा गया सोना, हीरे, रेशम। अंदाजा है कि वहां आज के हिसाब से खरबों डॉलर का खजाना दफन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नॉन रिकवर्ड ट्रेजर है। तो सवाल ये है कि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में भी इसे कोई क्यों नहीं खोजता? क्योंकि मंगोलिया के लोग उसे खोजना ही नहीं चाहते, और इसके पीछे गहरा डर है, एक अभिशाप की कहानी जो चंगेज के ही एक वंशज तैमूर लंग से जुड़ी है। 1941 की घटना, जब सोवियत तानाशाह स्टालिन ने तैमूर की कब्र खुदवाने का आदेश दिया था। हाँ, पुरातत्वविदों ने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। तैमूर की कब्र पर साफ साफ लिखा था, जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो पूरी दुनिया कांपेगी। वैज्ञानिकों ने इसे अंधविश्वास कहकर 19 जून 1941 को कब्र खोल दी, और ठीक 3 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ऑपरेशन बारबारोसा, जो इतिहास का सबसे खूनी युद्ध बना। मंगोलिया के लोग मानते हैं कि अगर तैमूर की कब्र खुलने से इतनी बड़ी तबाही आ सकती है, तो सोचिए चंगेज खान की कब्र खुलने से क्या होगा। इसी डर की वजह से मंगोलिया का 240 वर्ग किलोमीटर का एक पूरा इलाका, जिसे इखखोरिक यानी द ग्रेट टैबू कहते हैं, आज भी आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है। और कोई कबीला है जो उसकी रक्षा करता है? हाँ, दरखात नाम का एक कबीला पिछली 8 सदियों से जमीन की हिफाजत कर रहा है। तो ये विरोधाभास आज भी जिंदा है। दुनिया के लिए वो एक राक्षस है, लेकिन मंगोलिया में वो राष्ट्रपिता है। वहाँ की करेंसी पर उसकी तस्वीर है, सबसे बड़े एयरपोर्ट का नाम उसके नाम पर है, यहाँ तक कि वोडका ब्रांड भी उसके नाम से बिकते हैं। क्योंकि मंगोलों के लिए वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, उसने बिखरे हुए कबीलों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया, उन्हें एक पहचान दी। और यहाँ एक आध्यात्मिक पहलू भी है। मंगोल मान्यता के अनुसार योद्धा की आत्मा उसकी हड्डियों या कब्र में नहीं रहती, वो रहती है उसके सुलदे में। सुलदे यानी स्पिरिट बैनर, वो घोड़े के बालों से बना एक तरह का झंडा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि आत्मा का घर है। मंगोल मानते हैं कि चंगेज खान की आत्मा आज भी उसके काले युद्ध ध्वज में जिंदा है और मंगोलिया की धरती की रक्षा कर रही है। उसकी कब्र तो बस एक खाली मकबरा है, असली ताकत तो उसके सुलदे में है। तो चंगेज खान की कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लेकर खड़ा कर देती है। वो एक ऐसा तूफान था जिसने एक पुरानी बिखरी हुई दुनिया को तबाह कर दिया, लेकिन उसी तबाही की राख से एक नई जुड़ी हुई दुनिया का रास्ता भी बनाया। उसकी विरासत का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि इतिहास में कुछ भी सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता, वो ग्रे होता है। उसकी कहानी ये दिखाती है कि बड़े पैमाने पर वैश्विक व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए कभी-कभी अकल्पनीय क्रूर ताकत का इस्तेमाल होता है। उसने ये कर दिखाया, लेकिन उसकी कीमत 4 करोड़ जानें थी। ये एक ऐसा सच है जो हमें आज भी असहज करता है।
और आखिर में एक सोचने वाली बात, चंगेज खान ने वसीयत की थी कि उसका नाम कभी मिटने न दिया जाए। आज 800 साल बाद हम और आप दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठकर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो वो शायद मौत से भी जीत गया।